बाजीराव 18 अगस्त 1728 अप्रैल 1740 विसाजी के रूप में पैदा हुए। बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे। पेशवा के रूप में अपने 20 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली की लड़ाई और भोपाल की लड़ाई जैसी कई लड़ाइयों में मुगलों और उनके जागीरदार निज़ामुल मुल्क को हराया। बाजीराव की उपलब्धियों में दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में मराठा वर्चस्व स्थापित करना शामिल है। इस प्रकार वो गुजरात, मालवा, राजपुताना और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति स्थापित करने और जंजीरा और पुर्तगाली शासन के सिद्दी से कोंकण भारत के पश्चिमी तट को खाली करने के लिए जिम्मेदार थे। बाजीराव को 17 अप्रैल सन 1720 को शाहू द्वारा अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पेशवा नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के वक्त तक मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शिवाजी की मृत्यु के समय मराठों के दावों को बरकरार रखा था। एक संधि ने मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में कर एकत्र करने का अधिकार दिया। बाजीराव ने शाहू को आश्वस्त किया कि मराठा साम्राज्य को अपने बचाव के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक होना होगा। उनका मानना था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और वे उत्तर भारत में आक्रामक विस्तार के साथ स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। बाजीराव ने मुगलों के गिरते भाग्य की तुलना एक पेड़ से की जिसकी जड़ों पर हमला किया गया तो वो गिर जाएगा। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, हम मुरझाए हुए पेड़ के तने पर वार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मेरी सलाह सुनो और मैं अटक की दीवारों पर मराठा ध्वज लगाऊंगा। हालांकि एक नए पेशवा के रूप में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उनकी नियुक्ति ने नरोराम मंत्री, अनंत राम सुमंत, श्रीपत राव पंत, प्रतिनिधि खंडेराव दाभाडे और कान्होजी भोसले जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से ईर्ष्या पैदा की थी। बाजीराव ने अपने जैसे युवकों को बढ़ावा दिया, जैसे कि मल्हार राव होलकर, कमांडर के रूप में राणोजी शिंदे पवार, बंधु और फतेह सिंह भोसले। ये लोग उन परिवारों से संबंधित नहीं थे जो दक्कन सल्तनत में वंशानुगत देशमुख थे। साथ ही पुरंदरे परिवार जो भट्ट पेशवा परिवार के करीबी सहयोगी थे। बाजीराव की सफलता में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। दक्कन के मुगल वायसरॉय निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने इस क्षेत्र में एक वास्तविक स्वायत्त राज्य बनाया था। उन्होंने शाहू के कर एकत्र करने के अधिकार को इस बहाने चुनौती दी कि उन्हें नहीं पता था कि शाहू ने उनके चचेरे भाई कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय मराठा सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। मराठों को मालवा और गुजरात में नए अधिग्रहित प्रदेशों के सामंतों पर अपना अधिकार जताने की आवश्यकता थी। नाम मात्र के कई मराठा क्षेत्र वास्तव में पेशवा के नियंत्रण में नहीं थे। उदाहरण के लिए जंजीरा किले पर सिद्दी का नियंत्रण था। 4 जनवरी सन 1721 को बाजीराव ने अपने विवादों को हल करने के लिए चिकलथाना में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह से मुलाकात की। हालांकि निज़ाम ने दक्कन प्रांतों से कर एकत्र करने के मराठा अधिकार को मान्यता देने से मना कर दिया। उन्हें सन 1721 में सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया था। उनकी बढ़ती ताकत से चिंतित होकर उन्हें सन 1723 में दक्कन से अवध में स्थानांतरित कर दिया। निज़ाम ने आदेश के खिलाफ विद्रोह किया, वजीर के रूप में इस्तीफा दे दिया और दक्कन की ओर मार्च किया। बादशाह ने उनके खिलाफ एक सेना भेजी जिसे निज़ाम ने सकरखेड़ा के युद्ध में हरा दिया। इसने सम्राट को उसे दक्कन के वायसरॉय के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर किया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने निज़ाम को इस लड़ाई में जीतने में मदद की। उनकी वीरता के लिए बाजीराव को एक बागे 7,000 लोगों की मनसबदारी, एक हाथी और एक गहना से सम्मानित किया गया था। लड़ाई के बाद निज़ाम ने मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह को खुश करने की कोशिश की। वास्तव में हालांकि वो एक
संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे और मराठों को दक्कन में अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। सन 1725 में निजाम ने कर्नाटक क्षेत्र से मराठा राजस्व संग्राहकों को हटाने के लिए एक सेना भेजी। मराठों ने उनका मुकाबला करने के लिए फतेह सिंह भोसले के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बाजीराव भोसले के साथ गए, लेकिन सेना की कमान नहीं संभाली। मराठों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मानसून के मौसम के बाद दूसरा अभियान शुरू किया, लेकिन फिर से निजाम को मराठा कलेक्टरों को बाहर करने से रोकने में असमर्थ रहे। दक्कन में कोल्हापुर राज्य के संभाजी द्वितीय मराठा राजा की उपाधि में प्रतिद्वंदी दावेदार बन गए थे। निजाम ने आंतरिक विवाद का लाभ उठाया, चौथ का भुगतान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये साफ नहीं था कि असली छत्रपति सामू या संभाजी द्वितीय कौन थे, और मध्यस्थता की पेशकश की। श्रीपतराव पंत प्रतिनिधि ने साहू को बातचीत शुरू करने और मध्यस्थता के लिए सहमत होने की सलाह दी। संभाजी द्वितीय को चंद्रसेन जाधव का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने एक दशक पहले बाजीराव के पिता से लड़ाई लड़ी थी। बाजीराव ने साहू को निजाम के प्रस्ताव को अस्वीकार करने और हमला शुरू करने के लिए मना लिया। निजाम ने पुणे पर हमला किया, जहां उन्होंने संभाजी द्वितीय को राजा के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने फजल बेग के नेतृत्व वाली एक टुकड़ी को पीछे छोड़ते हुए शहर से बाहर निकल गए। निजाम ने अपनी तोपों से लोनी, परगांव, कोट्स, सूबा और बारामती को लूटा। 27 अगस्त सन 1727 को बाजीराव ने अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और पवार भाइयों के साथ निजाम पर एक प्रतिशोधात्मक छापामार हमला शुरू किया। उन्होंने निजाम के कब्जे वाले कस्बों को बर्बाद कर दिया। पुणे छोड़कर उन्होंने पुनतंबा के पास गोदावरी नदी को पार किया और जालना और सिंध खेड़ को लूट लिया। खानदेश की ओर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले बाजीराव ने बरार, माहुर, मंगरूल, पीर और वाशिम को तबाह कर दिया। उन्होंने कोकरमुंडा में तापी नदी को पार किया और पूर्वी गुजरात में दाखिल हुए। जनवरी सन 1728 में छोटा उदयपुर पहुंचे। ये सुनने के बाद कि निजाम पुणे लौट आए हैं, बाजीराव ने बुरहानपुर की ओर रुख किया। उन्होंने सोचा कि रणनीतिक रूप से ज़रूरी बुरहानपुर पर खतरे के बारे में सुनने के बाद निजाम इसे बचाने की कोशिश करेंगे। बाजीराव ने बुरहानपुर में प्रवेश नहीं किया। हालांकि 14 फरवरी सन 1728 को खानदेश के बेतावाड़ पहुंचे। जब निजाम ने सुना कि उनके उत्तरी क्षेत्रों को बाजीराव ने तबाह कर दिया है, तो उन्होंने पुणे छोड़ दिया और एक खुले मैदान में बाजीराव से मिलने के लिए गोदावरी की ओर कूच किया, जहां उनकी तोपें प्रभावी होंगी। निजाम अपने तोपों के आगे बढ़ गए। 25 फरवरी सन 1728 को औरंगाबाद से लगभग 48 किलोमीटर पश्चिम में एक शहर पालखेड़ में बाजीराव और निजाम की सेनाओं का आमना सामना हुआ। निजाम जल्दी से मराठा सेना से घिर गए और फंस गए। उनकी आपूर्ति और संचार की लाइनें काट दी गई। उन्हें शांति बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने 6 मार्च को मुंगी शेव गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साहू को राजा और मराठाओं को दक्कन में करएक्ट करने का अधिकार दिया गया। इस लड़ाई को सैन्य रणनीति की शानदार क्रियान्वयन का उदाहरण माना जाता है। अपने भारत के सैन्य इतिहास में यदुनाथ सरकार ने लिखा, ये अभियान एक उत्कृष्ट उदाहरण देता है कि शिकारी घोड़ा जब एक प्रतिभा के नेतृत्व में प्रकाश तोपखाने के युद्ध में हासिल कर सकता था। सन 1723 में बाजीराव ने दक्षिणी मालवा में एक अभियान का आयोजन किया। राणोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजी राव पवार, तुकोजी राव पवार और युवाजी राव पवार सहित मराठा प्रमुखों ने प्रांत के कई हिस्सों से चौथ एकत्र किया था। बाद में इन प्रमुखों ने अपने स्वयं के राज्य बनाए। ग्वालियर, इंदौर, धार और देवास राज्य क्रमशः मराठा प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुगल सम्राट ने गिरधर बहादुर को
मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। निजाम को हराने के बाद बाजीराव ने फिर अपना ध्यान मालवा की ओर लगाया। उन्होंने अक्टूबर सन 1728 में अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को एक बड़ी सेना भेजी और उनके भरोसेमंद जनरलों उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर द्वारा सहायता प्राप्त की। मराठा सेना 24 नवंबर सन 1728 को नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर पहुंची। अगले दिन उन्होंने नदी पार की और धर्मपुरी के पास डेरे डाली। तेजी से उत्तर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने मांडू के पास घाट को पार किया और 27 नवंबर को नालछा में रुके। गिरधर बहादुर और उनके चचेरे भाई दया बहादुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने ये सुनकर जल्दबाजी में उनका विरोध करने की तैयारी की कि मराठा सेना ने घाटों पर चढ़ना शुरू कर दिया है। गिरधर बहादुर का मानना था कि मराठा ये सोचकर कि मांडू किले के पास का दर्रा अच्छी तरह से सुरक्षित था, अमझेरा के पास घाट पर चढ़ जाएगा। उन्होंने और उनकी सेना ने अमझेरा की ओर कूच किया और वहां एक मजबूत स्थिति ले ली। क्योंकि मराठा वहां नहीं दिखाई दिए, इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि वो मांडू किले के पास चढ़ गए और 29 नवंबर सन 1728 को धार के लिए निकल पड़े। गिरधर बहादुर ने मराठा घुड़सवारों को अपनी ओर आते देखा। 29 नवंबर को अमझेरा की लड़ाई में चिमाजी की सेना ने मुगलों को हराया। गिरधर बहादुर और दया बहादुर मारे गए। मुगल सेना भाग गई और उनके शिविर को लूट लिया गया। 18 हाथी, घोड़े, ड्रम और अन्य लूट मराठों द्वारा ले लिए गए थे। जीत की खबर छत्रसाल आए पेशवा के कानों तक पहुंची। चिमाजी ने उज्जैन की ओर कूच किया, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। फरवरी सन 1729 तक मराठा सेना वर्तमान राजस्थान में पहुंच चुकी थी। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दिसंबर सन 1728 में मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने उन पर हमला किया और उनके किले और परिवार को घेर लिया। हालांकि छत्रसाल ने बार बार बाजीराव की सहायता मांगी, लेकिन वे उस समय मालवा में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी विकट स्थिति की तुलना गजेंद्र मोक्ष से की। बाजीराव को लिखे अपने पत्र में छत्रसाल ने निम्नलिखित शब्द लिखे: आप जानो कि मैं भी उसी दुखद दशा में हूँ जिसमें प्रसिद्ध हाथी जब मगरमच्छ द्वारा पकड़ा गया था। मेरी बहादुर जाति विलुप्त होने के कगार पर है। आओ और मेरे सम्मान को बचाओ, मैं बाजीराव। मार्च 1729 में पेशवा ने छत्रसाल के अनुरोध का जवाब दिया और 25,000 घुड़सवारों और उनके लेफ्टिनेंट पिलाजी जाधव, तुकोजी पवार, नारो शंकर और दावलजी सोमवंशी के साथ बुंदेलखंड की ओर कूच किया। छत्रसाल कैद से बच गए और मराठा सेना में शामिल हो गए, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 70,000 हो गई। जैतपुर तक मार्च करने के बाद बाजीराव की सेना ने बंगश को घेर लिया और उनकी आपूर्ति और संचार लाइनों को काट दिया। बंगश ने बाजीराव के खिलाफ एक पलटवार शुरू किया, लेकिन अपने बचाव में खेद नहीं कर सके। मोहम्मद खान बंगश के पुत्र कैम खान ने अपने पिता की दुर्दशा के बारे में जाना और नए सैनिकों के साथ संपर्क किया। उनकी सेना पर बाजीराव की सेना ने हमला किया और वो हार गए। बाद में बंगश को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कि वो फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करेंगे। बुंदेलखंड के शासक के रूप में छत्रसाल की स्थिति बहाल हुई। उन्होंने बाजीराव को एक बड़ी जागीर दी और उन्हें अपनी बेटी मस्तानी दी। दिसंबर सन 1731 में छत्रसाल की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने 1/3 क्षेत्रों को मराठों को सौंप दिया था। मध्य भारत में मराठा प्रभाव को मजबूत करने के बाद बाजीराव ने गुजरात के समृद्ध प्रांत से कर एकत्र करने के मराठा अधिकार पर जोर देने का फैसला किया और सन 1730 में वहां चिमाजी अप्पा के तहत एक मराठा सेना भेजी। प्रांत के मुगल गवर्नर सर बुलंद खान ने इकट्ठा करने का अधिकार सौंप दिया। मराठों को चौथ उन्हें जल्द ही अभय सिंह द्वारा बदल दिया गया।
कर एकत्र करने के मराठा अधिकार को भी मान्यता दी। इसने साहू के सेनापति त्र्यंबक राव दामाडे को नाराज कर दिया, जिनके पूर्वजों ने कई बार गुजरात पर हमला किया था और प्रांत से कर एकत्र करने के अपने अधिकार का दावा किया था, जिसे वे अपने परिवार का प्रभाव क्षेत्र मानते थे। उस पर बाजीराव के नियंत्रण से नाराज होकर उन्होंने पेशवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गुजरात के दो अन्य मराठा कुलीन दामाजीराव गायकवाड़ और कदमबंदी ने भी दामाडे का पक्ष लिया। सन 1728 में गिरधर बहादुर की हार के बाद मुगल बादशाह ने मराठों को अपने अधीन करने के लिए जयसिंह द्वितीय को नियुक्त किया था। जयसिंह ने शांतिपूर्ण समझौते की सिफारिश की। बादशाह असहमत थे। उनकी जगह मोहम्मद खान बंगश को नियुक्त किया। बंगश ने निजाम त्र्यंबक राव और संभाजी द्वितीय के साथ गठबंधन किया। बाजीराव को पता चला कि दाभाडे और गायकवाड़ ने डभोई के मैदान पर 40,000 की सेना के साथ खुली लड़ाई की तैयारी की थी, जबकि बाजीराव की संख्या मुश्किल से 25,000 तक पहुंच गई। छत्रपति साहू की उपस्थिति ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बाजीराव ने बार बार दाभाडे को संदेश भेजे, लेकिन दाभाडे कठोर और जिद्दी थे। बाजीराव के प्रस्ताव से असहमत थे, इसलिए 1 अप्रैल सन 1731 को बाजीराव ने दाभाडे, गायकवाड़ और कदमबंदी की सहयोगी सेना पर हमला किया। दाभाडे को हाथी पर बैठाया गया और बाजीराव को घोड़े पर, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गोली त्र्यंबक राव के सिर में लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पता चला कि दाभाडे को मारने वाली गोली दाभाडे के मामा भाऊ सिंह थोप ने चलाई थी। बाजीराव ने 13 अप्रैल को वारणा की संधि पर हस्ताक्षर करके संभाजी द्वितीय के साथ विवाद को सुलझाया। इसने साहू और संभाजी द्वितीय के क्षेत्रों का सीमांकन किया। निजाम ने 27 दिसंबर सन 1732 को रोहे रामेश्वर में बाजीराव से मुलाकात की और मराठा अभियानों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। साहू और बाजीराव ने त्र्यंबक राव को वश में करने के बाद शक्तिशाली दाभाडे कबीले के साथ प्रतिद्वंदिता से परहेज किया। त्र्यंबक के पुत्र यशवंत राव को साहू के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। दाभाडे कबीले को गुजरात से चौथ का संग्रह जारी रखने की अनुमति दी गई थी, अगर वो साहू के खजाने में आधा राजस्व जमा करते थे। जंजीरा की सिद्दियों ने भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित किया। हालांकि पूर्ण रूप से उनके पास केवल जंजीरा किला था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने शासन का विस्तार मध्य और उत्तरी कोंकण के एक बड़े हिस्से में किया। सन 1733 में सिद्दी प्रमुख याकूब खान की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। एक अब्दुल रहमान ने बाजीराव से मदद मांगी। बाजीराव ने कान्होजी आंग्रे के पुत्र शेखोजी आंग्रे के नेतृत्व में एक मराठा सेना भेजी। मराठों ने कोंकण के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया और जंजीरा को घेर लिया। पेशवा के पंत प्रतिनिधि ने जून सन 1733 में रायगढ़ किले, जो कि जंजीरा के पास था, उस पर कब्जा करने के बाद उनकी ताकत बदल दी थी। अगस्त में शेखोजी आंग्रे की मृत्यु हो गई। मराठा स्थिति को और कमजोर कर दिया गया और बाजीराव ने सिंधी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सिंधियों को जंजीरा पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। यदि उन्होंने अब्दुल रहमान को शासक के रूप में स्वीकार किया, उन्हें अंजानवेल, गेवालकोट और अंडरी पर नियंत्रण बनाए रखने की भी अनुमति थी। मराठों ने रायगढ़, रेवास, हाल और चोल को बरकरार रखा। पेशवा के सतारा लौटने के तुरंत बाद सिद्दी ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने के लिए एक आक्रमण शुरू किया और जून सन 1734 में बाजीराव ने उसे रायगढ़ किले पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक बल भेजा। चिमनाजी ने 19 अप्रैल को रीवास के पास एक सिद्धी शिविर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। सन 1736 में लगभग 1500 की हत्या। उसी वर्ष 25 सितंबर को सिद्दियों ने एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने उन्हें जंजीरा, गोवालकोट और अंजनवेल तक सीमित कर दिया। साहू की सहमति से बाजीराव ने 9 अक्टूबर सन 1735 को उत्तर की ओर यात्रा शुरू की।
अपनी पत्नी काशीबाई को साथ उन्होंने राजपूत दरबारों का दौरा करने और उन्हें चौथ का भुगतान करने के लिए राजी करने का इरादा किया। बाजीराव ने जनवरी सन 1736 में मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर पहुंचे, जहां राणा जगत सिंह द्वितीय ने उनकी यात्रा की व्यवस्था की थी। कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। बाजीराव ने पिछोला झील के केंद्र में जगमंदिर पैलेस, राणा जगत सिंह के निमंत्रण पर और नाथ द्वार का भी दौरा किया। मेवाड़ में मामलों को सुलझाने के बाद बाजीराव जयपुर की ओर बढ़े। जयसिंह अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़े और वे भंबोलाव किशनगढ़ के पास में मिले। उनकी बैठक कई दिनों तक चली, जिसमें चौथ और मुगल बादशाह से मालवा के कब्जे की बात हुई। बाजीराव फिर दक्कन लौट आए, हालांकि बादशाह उनकी मांगों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने उन्हें सहमत होने के लिए मजबूर करने के लिए दिल्ली पर कूच करने की योजना बनाई। त्रियंबक राव की मृत्यु के बाद मराठों के खिलाफ बंगश का गठबंधन टूट गया। मुगल बादशाह ने उन्हें मालवा से वापस बुला लिया और जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। हालांकि मराठा प्रमुख होलकर ने मंदसौर की सन 1733 की लड़ाई में जयसिंह को हराया। 2 और लड़ाइयों के बाद मुगलों ने मराठों को मालवा से चौथ में 22 लाख रुपए के बराबर वसूल करने का अधिकार देने का फैसला किया। 4 मार्च सन 1736 को किशनगढ़ में बाजीराव और जयसिंह के बीच एक समझौता हुआ। जयसिंह ने सम्राट को योजना से सहमत होने के लिए मना लिया और बाजीराव को इस क्षेत्र का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। माना जाता है कि जयसिंह ने बाजीराव को गुप्त रूप से सूचित किया था कि कमजोर मुगल सम्राट को वश में करने का ये एक अच्छा वक्त है। पेशवा ने 50,000 घुड़सवार सैनिकों के बल के साथ 12 नवंबर सन 1736 को पुणे से मुगल राजधानी दिल्ली पर मार्च करना शुरू किया। आगे बढ़ती मराठा सेना के बारे में सीखते हुए मुगल सम्राट ने सआदत अली खान प्रथम को आगरा से मार्च करने और अग्रिम की जांच करने के लिए कहा। मराठा प्रमुखों मल्हार राव होलकर, विठोजी बुले और पिलाजी जाधव ने यमुना पार की और दोआब में मुगल क्षेत्रों को लूट लिया। सआदत खान ने 1.5 लाख की सेना का नेतृत्व किया, उन्हें हराया और मथुरा के लिए सेवानिवृत्त हो गए। मल्हार राव होलकर ग्वालियर के पास बाजीराव की सेना में फिर से शामिल हो गए। शमसमुद्दौला, मीर बख्शी और मोहम्मद खान बंगश ने सआदत अली खान को मथुरा में शमसमुद्दौला के तंबू में एक भोज के लिए आमंत्रित किया, ये सोचकर कि मराठा दक्कन में पीछे हट गए थे। दावत के दौरान उन्हें पता चला कि बाजीराव जाट और मेवाती पहाड़ी मार्ग पर फिसल गए थे और दिल्ली में थे। मुगल कमांडरों ने दावत छोड़ दी और राजधानी में जल्दबाजी में वापसी शुरू कर दी। मुगल सम्राट ने बाजीराव की उन्नति को रोकने के लिए मीर हसन खान कोका के नेतृत्व में एक सेना भेजी। 28 मार्च 1737 को दिल्ली की लड़ाई में मराठों ने अपनी सेना को हराया। बाजीराव तब राजधानी से पीछे हट गए। मथुरा से एक बड़ी मुगल सेना के दृष्टिकोण के बारे में चिंतित थे। दिल्ली पर बाजीराव की चाल को इतने साहस और दुस्साहस के साथ अंजाम दिया गया था कि ना तो मुगल सेनापति और ना ही मुगल खुफिया उनकी चाल को समझ या भविष्यवाणी कर सकते थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बाजीराव को दिल्ली मार्च के बाद निज़ाम से मदद मांगी। दक्कन से निकले निज़ाम ने सिरोंज में बाजीराव की वापसी करने वाली सेना से मुलाकात की और पेशवा से कहा कि वो मुगल सम्राट के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए दिल्ली जा रहे थे। निज़ाम ने अन्य मुगल प्रमुख शामिल हो गए और बाजीराव के खिलाफ 30,000 व्यक्ति मुगल सेना तोपखाने द्वारा प्रबलित भेजी गई। पेशवा ने 80,000 लोगों की सेना इकट्ठी की। दक्कन से निज़ाम की सहायता देने के लिए बाजीराव ने नासिर जंग को बुरहानपुर से आगे बढ़ने से रोकने के निर्देश के साथ ताप्ती नदी पर 10,000 की एक सेना तैनात। उसने और उसकी सेना ने दिसंबर सन 1737 की शुरुआत में नर्मदा को पार किया। दुश्मन की चाल का निरीक्षण करने के लिए तैनात एजेंटों और जासूसों के साथ संवाद किया। निज़ाम ने अपनी सेना और तोपखाने को सुरक्षित रखने के लिए भोपाल में शरण ली, जो एक किलेदार शहर था जिसके पीछे एक झील थी।
बाजीराव ने बाहरी प्रावधानों को काटकर निजाम को घेर लिया। निजाम के तोपखाने के कारण मराठों ने अपनी दूरी बनाए रखी और उनकी पंक्तियों को परेशान किया। बाहर से कोई भोजन नहीं आ सकता था और न मनुष्य और उनके जानवर भूखे मर रहे थे। निजाम जो अब और टिकने में असमर्थ थे, 7 जनवरी सन 1738 को दोराहा में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालवा मराठों को सौंप दिया गया था। संधि का पालन करने के लिए निजाम ने कुरान की शपथ खाकर मुगलों को 50 लाख रुपए के बराबर का भुगतान करने पर सहमत व्यक्ति की। संधि का पालन करने के लिए निजाम ने कुरान की शपथ खाकर मुगलों को 50 लाख रुपए के बराबर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों को उपनिवेश बना लिया था। उन्होंने एक कारखाने के लिए मराठों को सालसेट द्वीप पर एक साइड देने के समझौते पर उल्लंघन किया और अपने क्षेत्र में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु थे। मार्च सन 1737 में पेशवा ने उनके खिलाफ एक मराठा सेना चिमाजी के नेतृत्व में भेजी। हालांकि मराठों ने वसई की लड़ाई में घोड़बंदर किले और लगभग सभी वसई पर कब्जा कर लिया और लंबी घेराबंदी की। बाद में 16 मई सन 1739 को सालसेट पर नियंत्रण हासिल कर लिया। श्री नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण में उनका ध्यान पुर्तगालियों से हटा लिया। वसई की युद्ध ट्रॉफियों में कई चर्च की घंटियाँ शामिल थी जो महाराष्ट्र के कई प्रमुख हिंदू मंदिरों में पाई जाती है। बाजीराव को संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा सेनापतियों से विरासत में मिली घुड़सवार सेना का उपयोग करते हुए युद्ध में तेजी से सामरिक आंदोलनों के लिए जाना जाता था। दो उदाहरण हैं सन 1728 में पालखेड़ की लड़ाई, जब उन्होंने दक्कन के मुगल गवर्नर को मात दी, और सन 1737 में दिल्ली की लड़ाई। उनका कौशल बड़ी संख्या में घुड़सवार सेना को बड़ी गति से आगे बढ़ाने में था। ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी ने दुश्मन के खिलाफ युद्ध का संचालन करते हुए पालखेड़ अभियान में बाजीराव की रणनीति का अध्ययन किया। विशेष रूप से उनकी तीव्र गति और भूमि से दूर रहने की उनकी सेना की क्षमता, आपूर्ति और संचार लाइनों के बारे में थोड़ी चिंता के साथ मॉन्टगोमरी ने अपनी पुस्तक कॉन्शियस हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में पालखेड़ में बाजीराव की जीत के बारे में निम्नलिखित लिखा है। वे मराठा 18वीं शताब्दी में अपने सबसे अच्छे रूप में थे और सन 1727 और 28 का पालखेड़ अभियान, जिसमें बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को मात दी, सामरिक गतिशीलता की एक उत्कृष्ट कृति है। बाजीराव की सेना विशुद्ध रूप से घुड़सवार सेना थी, तो केवल कृपाण, भाला, कुछ इकाइयों में एक धनुष और एक गोल ढाल से लैस थी। हर 2 आदमियों के लिए एक अतिरिक्त घोड़ा था। मराठा तोपखाने सामान या यहाँ तक कि हैंडगन और रक्षात्मक कवच से अप्रभावित चले गए। उन्होंने लूट बांट कर अपनी आपूर्ति की। बाजीराव ने दक्कन पर निजाम के शासन का विरोध किया और उन्होंने ही पहला प्रहार किया। अक्टूबर सन 1727 में जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त हुआ, बाजीराव निजाम के इलाकों में घुस गए। के ढंग से सुसज्जित मराठा बड़ी तेजी से चले गए, मुख्य शहरों और किलों से बचते हुए, देश से बाहर रहते हुए, जलते और लूटते हुए। नवंबर सन 1727 की शुरुआत में निजाम के सक्षम लेफ्टिनेंट निवास खान के हाथों एक सीधी मुलाकात की, लेकिन 1 महीने के भीतर वे पूरी तरह से ठीक हो गए और दिशा में अचानक परिवर्तन के साथ पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए फिर से रवाना हो गए। निजाम ने अपनी सेना को संगठित किया था और कुछ समय के लिए उनका पीछा किया था, लेकिन वे मराठों की तेज अप्रत्याशित गतिविधियों से घबरा गए थे और उनके आदमी थक गए थे। बाजीराव ने दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए स्थानीय इलाकों का इस्तेमाल किया। सामने से नेतृत्व करते हुए उन्होंने दुश्मन को जल्दी से घेरने, पीछे से प्रकट होने, अप्रत्याशित दिशा से हमला करने, दुश्मन का ध्यान भटकाने, उन्हें असंतुलित रखने और युद्ध के मैदान को अपनी शर्तों पर परिभाषित करने की पारंपरिक मराठा रणनीति का इस्तेमाल किया। बाजीराव ने दुश्मन सेना के बारे में विस्तृत जानकारी अपने पास रखी। जहां सबसे कम उम्मीद थी वहां हमला किया और इस प्रकार भय को प्रेरित किया।
बाजीराव को कई इतिहासकारों द्वारा मराठा साम्राज्य के इतिहास में शिवाजी के बाद सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। बाजीराव महान पेशवा, निसंदेह सबसे उत्कृष्ट राजनेता और 18वीं शताब्दी में निर्मित सामान्य भारत थे। यदि शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे तो बाजीराव दावा कर सकते थे कि उन्होंने ही इसे विघटन से बचाया और राष्ट्रीय राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया। उन्हें अपने समय के सबसे महान सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव को स्वर्ग में जन्मे घुड़सवार नेता कहा। अपने 20 साल के सैन्य करियर का वर्णन करते हुए जदुनाथ सरकार ने लिखा, दिल्ली से श्रीरंगापट्टनम और गुजरात से हैदराबाद तक भारतीय महाद्वीप में पैदल गतिविधियों और अथक यात्राओं में 30 साल बिताए महान शिवाजी के दिनों से हिंदू जाति ने जो सबसे अद्भुत व्यक्ति पैदा किया वो सबसे अद्भुत है। छत्रपति साहू का भी बाजीराव पर अटूट विश्वास था। उन्होंने आदेश जारी किया था कि सभी को बाजीराव की ईमानदारी से बात माननी चाहिए और उनके गुस्से को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरे अवसर पर उन्होंने बाजीराव को लोहे की नसों वाला आदमी कहा है। निरंतर जंगों और सैन्य अभियानों के कारण बाजीराव का शरीर थक गया था। रावेरखेड़ी में डेरा डाले रहने के दौरान उन्हें तेज बुखार हो गया और 28 अप्रैल सन 1740 को उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन नर्मदा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बालाजी बाजीराव ने राणोजी शिंदे को स्मारक के रूप में एक छतरी बनाने का आदेश दिया। स्मारक एक धर्मशाला से घिरा हुआ है। परिसर में 2 मंदिर हैं जो नीलकंठेश्वर महादेव, शिव और रामेश्वर को समर्पित हैं। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।